We pledge to make India a developed and self-reliant nation by 2047. IUST के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रामसू साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन श्री शांतमनु जी, डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर एच मून, रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अब्दुल मखदूमी, सभी फैकल्टी मेंबर्स, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे वरिष्ठ सहयोगी, आमंत्रित अतिथिगण, रिसर्च स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स। मैं बात शुरू करूं विषय पर, उसके पहले मैं इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रामसू को और उनकी टीम को हृदय से बहुत बधाई देना चाहता हूं इस इनिशिएटिव को जम्मू कश्मीर में लीड करने के लिए। पिछले 4 वर्षों में इस यूनिवर्सिटी को बदलते हुए मैंने देखा है। क्या क्या हुआ इसके बारे में मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है, मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि पिछले 4 वर्षों में इस यूनिवर्सिटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो केवल जम्मू कश्मीर के हायर एजुकेशन को नहीं बल्कि देश के भी अनेक इंस्टीट्यूशंस को प्रेरणा देगा। हम सब जानते हैं कि आने वाले 12 अगस्त को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम का फॉर्मल लॉन्च होगा और उस दिन देश में एक साथ 1339 यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स जुड़े होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन सबको संबोधित करेंगे। उसके पहले प्री इवेंट एक्टिविटीज़ तय की गई थी और अभी हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। वाइस चांसलर साहब ने मुझे बताया कि माई भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से लेकर यूथ पार्लियामेंट इनिशिएटिव, नशा मुक्त भारत अभियान, डिबेट कंपटीशन, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर प्रेजेंटेशन तथा फैकल्टी मेंबर्स के संबोधन जैसी एक्टिविटीज़ में IUST के स्टूडेंट्स ने बहुत ही उत्साहपूर्वक भाग लिया है और पिछले 12-13 दिनों से साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लिटरेचर, फिलॉसफी, जर्नलिज्म, सभी डिसिप्लिन्स के यंग माइंड्स संकल्पबद्ध होकर राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य पर चर्चा किए हैं और उसकी सिद्धि के लिए क्या रोड मैप होगा उसकी रूपरेखा भी खुद बनाई है, टीचर्स के गाइडेंस में बनाई है। आज जिन प्राइज विनर्स को अवार्ड्स मिले हैं मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि 12 अगस्त को भी इसी उत्साह से यहाँ के सभी यंग स्टूडेंट्स जो मेन इवेंट है उसमें भाग लेंगे। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि बहुत सोच समझ करके इस अभियान की बुनियाद रखी गई थी। विकसित भारत युवा कनेक्ट का कार्यक्रम जैसा वाइस चांसलर साहब ने बताया, डीन एकेडमिक्स ने बताया, यूनियन यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की ओर से नई पहल प्रारंभ हुई। ये पहल युवाओं की संगठित भागीदारी को बढ़ाने के लिए युवा नागरिकों और नीति निर्माताओं के बीच एक मजबूत संबंध बनाने की दिशा में मैं मानता हूं एक महत्वपूर्ण कदम है।
इसका उद्देश्य एक ऐसा मंच तैयार करना है जहां हमारे यंग माइंड्स विचारों का आदान प्रदान कर सकें, नीतिगत संवाद में शामिल हो सकें, विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए खुद को तैयार कर सकें। नौजवानों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, मैं समझता हूँ ये वक्त की ज़रूरत है। और ठीक कहा अनेक वक्ताओं ने कि विकसित भारत बनेगा कैसे? जब तक हम जम्मू कश्मीर विकसित नहीं बनाएंगे, विकसित भारत की कल्पना अधूरी है। जब तक ये डिस्ट्रिक्ट पुलवामा विकसित नहीं होगा, तब तक जम्मू कश्मीर भी विकसित नहीं हो सकता। और जब तक IUST जैसी यूनिवर्सिटी केवल विकसित नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि ऐसी यूनिवर्सिटी का स्वप्न हम सब देखना चाहते हैं, जो यूनिवर्सिटी और जिसमें क्षमता है, पोटेंशियल है, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में प्रभावी रोल अदा कर सके, ऐसी यूनिवर्सिटी बनेगी, तभी ये विकसित यूनिवर्सिटी कही जाएगी। बशीर बद्र साहब की एक शेर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जो मंजिल पर नज़र रखते हैं उन्हें ही हम युवा चेतना, यंग कॉन्शियसनेस कहते हैं, क्योंकि सफ़र कितना भी चुनौतीपूर्ण और लंबा हो, नौजवान अपने लक्ष्य से कभी भटकता नहीं है। विशेष रूप से IUST के नौजवानों को मैं बधाई देना चाहूँगा और विशेष रूप से यहाँ की बच्चियों का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूँगा, जो जम्मू कश्मीर की नई जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल बनते जा रहे हैं। विकसित भारत की यात्रा में आप सभी की लीडरशिप, आवाम के अन्य युवाओं को यूथ सेंट्रिक अवसरों तथा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जोड़कर उन्हें एम्पावर करने की पहल पूरी कम्युनिटी को ट्रांसफॉर्म करेगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। मैं मानता हूँ कि भारत की जो सबसे बड़ी संपदा यानी वेल्थ है, वो हमारी यूथ है। अभी जब हम सुन रहे थे तो एक पार्टिसिपेंट ने कहा भी कि 65% हमारे देश में आज यूथ हैं, वही स्थिति जम्मू कश्मीर की है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है। मेरा इस बात में पुख्ता यकीन है कि इन दो संपदाओं के मालिक हमारे नौजवान ही देश में या राष्ट्र में परिवर्तन के सबसे सशक्त माध्यम हो सकते हैं। आज 21वीं सदी में तमाम बदलाव और चुनौतियों के बावजूद अगर कोई सामाजिक आर्थिक रिवॉल्यूशन को ड्राइव कर सकता है तो हमारे यूथ हैं, हमारे नौजवान हैं। हमारे यूथ के आइडियाज़, उनके सॉल्यूशंस, समाज में सकारात्मक संकल्प की आकांक्षा, मैं मानता हूं कि उन्हें डेवलप्ड इंडिया की यात्रा का सबसे प्रमुख स्टेक होल्डर बनाती है। मैं समझता हूं कि नौजवानों के कंधों पर आवाम की जिम्मेदारियां भी हैं और मैंने अक्सर इस बात को बार बार कहा है कि नौजवानों को गवर्नमेंट और कम्युनिटी के बीच एक ब्रिज की तरह काम करना होगा। ये भी सच है कि आज आवाम में फिर से सांस्कृतिक क्रांति, कल्चरल रिवॉल्यूशन की एक बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही है। यह लक्ष्य भी नौजवानों के ही कंधों पर है। 2047 में हमारा देश, भारत ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित हो, इसके लिए कल्चरल हेरिटेज और नॉलेज सिस्टम दोनों को हमें जीवंत बनाना होगा, ताकि भारत अपने स्वर्णिम युग को फिर से प्राप्त कर सके। लेकिन यह स्वर्णिम काल खुद चल के हमारे पास नहीं आएगा, बल्कि एक नया गोल्डन एज जमीन पर आप जैसे नौजवानों को ही लाना पड़ेगा। अभी सरदार पटेल जी का वीडियो हम देख रहे हैं। सरदार पटेल जी ने कभी कहा था कि देश का कल्याण नौजवानों के हाथ में है और देश के हर एक बेटे बेटी को इतनी तालीम लेनी चाहिए कि वह राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़ करके योगदान दे सके। विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने की शुरुआत है।
और इसके माध्यम से आप राष्ट्र की आकांक्षाओं से जुड़ेंगे और अपनी श्रेष्ठता को साबित कर सकेंगे। इस वर्ष अक्टूबर में 31 अक्टूबर को हम सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाएंगे। उनका सपना था एक नई पीढ़ी भारत के भविष्य को और बेहतर बनावे, एक समावेशी समाज, इंक्लूसिव सोसाइटी के निर्माण में पूरे समर्पण के साथ काम करे। हमने सरदार पटेल के उन सपनों को पूरा करने का संकल्प भी आज यहाँ लेना है। एक दूसरा लक्ष्य कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। डिबेट में हम वो सुन रहे थे, आप सभी ने अनेक विषयों पर डिबेट किया है। इमरजेंसी पर भी डिबेट हुई है। संविधान को आपने जरूर पढ़ा होगा। भारत का संविधान जहाँ प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है, लेकिन उन अधिकारों को हम तभी सुरक्षित रख सकते हैं जब हम अपने कर्तव्यों को भी ईमानदारी पूर्वक निभाते रहेंगे। इस महान राष्ट्र के नागरिक के रूप में हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? मैं समझता हूँ नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। जब भी हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं, पहल करते हैं, कोई नई शुरुआत करते हैं, तब उसके पहले खास तौर से नौजवानों को ये जरूर सोचना होगा कि क्या उस कदम से जम्मू कश्मीर का या देश का क्या भला होने वाला है। क्या उस पहल से आवाम में अमन, तरक्की और शांति आने वाली है? अगर हर नौजवान जिम्मेदारी की इस भावना से काम करेगा तो मुझे पूरा यकीन है विकसित भारत के लक्ष्य को हम समय से पहले हासिल कर सकेंगे। हम 2025 में खड़े हैं, 22 वर्ष बाद 2047 आएगा। अभी बापू को कोट किया जा रहा था। बापू एक बात बार बार कहते थे कि जो परिवर्तन आप समाज में देखना चाहते हैं वो परिवर्तन आप खुद करके दिखाइए। और हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि परिवर्तन, चेंज, परिवर्तन जो शब्द है वो स्वयं में प्रथम पुरुष एक वचन का, चेंज इज ए वर्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट इज आई। हम खुद में जब परिवर्तन करेंगे तब दूसरे से कह सकते हैं कि आप भी इस रास्ते पर आइए, परिवर्तन करिए। नौजवान साथियों, आज युवा कनेक्ट की प्री एक्टिविटीज़ के समापन समारोह में मैं आपको भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विकसित भारत के निर्माण के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए दिए गए 5 संकल्प याद दिलाना चाहूँगा। अभी हमने संकल्प भी लिया है, प्लेज भी किया है। पहला प्रण विकसित भारत का लक्ष्य। दूसरा प्रण गुलामी के हर अंश से मुक्ति। अभी हम सबने यही ओथ लिया है, टू रिमूव एंड ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट। तीसरा प्रण अपनी विरासत पर गर्व, टू फील प्राउड टू सेलिब्रेट आवर हेरिटेज। चौथा प्रण एकता और एकजुटता तथा पांचवा प्रण सभी नागरिकों में कर्तव्य की भावना, परफॉर्म आवर ड्यूटीज एज ए सिटीजन। मैं समझता हूँ युवा कनेक्ट प्रोग्राम पंच प्रण में अपनी आस्था प्रकट करने का भी एक अवसर है। 28 फरवरी 2026 तक ये 2 फेज में प्रोग्राम चलने वाला है। अभियान दिल और दिमाग में तारतम्य बैठाकर 2047 के विकसित भारत के निर्माण में नई इच्छा शक्ति से जुड़ने का एक अवसर आप सबको मिला है। युवा कनेक्ट प्रोग्राम आवाम में सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत करके उज्जवल भविष्य की यात्रा में नई गतिशीलता पैदा करने का एक अवसर है। हमारे नौजवान जिनके पास आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तमाम ऐप के माध्यम से इंफॉर्मेशन का भंडार उपलब्ध है, वो जानते हैं कि 1947 के बाद लंबे समय तक आवाम का जो कलेक्टिव माइंड था हमारे देश का, एक अलग परिस्थितियों में घिरा हुआ था। पीढ़ी दर पीढ़ी भारतवर्ष की अनमोल संस्कृति लुप्त हो रही थी। एक तरफ जहां वेस्टर्न कंट्रीज भारत का अनुसरण कर रही थीं, वहीं दूसरी तरफ हम अपने सांस्कृतिक और साहसिक क्रांतिकारी गाथाओं और उपलब्धियों को भूलने लगे थे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। सन 1913 के आसपास एक जर्मन फिलासफर काउंट हर्मन
कीजरलिंग ने भारत की उस समय यात्रा की। यात्रा के दौरान अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने एक किताब लिखी, द ट्रेवल डायरी ऑफ ए फिलॉसफर कीजरलिंग। भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक समृद्धि को देख करके वो हैरान थी और उस समय उन्होंने लिखा कि भारत वेस्टर्न कंट्री से कहीं बहुत आगे था और उसकी सिविलाइजेशन यूरोप, अमेरिका से अधिक समृद्ध और अधिक पुरानी है। लेकिन उस पुस्तक में उसने एक दूसरा आश्चर्य भी व्यक्त किया कि आर्किटेक्चर, इंडियन विजडम, संगीत, संस्कृति, स्पिरिचुअलिटी की विरासत को स्कूलों के करिकुलम में शामिल नहीं किया जा रहा है। ये सच है कि कोई भी अवाम अतीत में नहीं जी सकता और जीना भी नहीं चाहिए, लेकिन अवाम की चेतना में उज्जवल भविष्य की क्रांति तभी पैदा होती है जब अवाम अपने अच्छे अतीत से प्रेरणा लेकर अपने आदर्शों, मूल्यों को सहेज करके आगे बढ़ने का संकल्प लेता है। अवाम की मानसिक गुलामी तभी टूट सकती है जब उसमें सांस्कृतिक और साइंटिफिक चिंतन की एक संयुक्त धारा बहने लगेगी या फूटेगी। मैं समझता हूँ सभी नौजवानों को अनिवार्य रूप से ये तथ्य जानना चाहिए कि कभी वर्ल्ड जीडीपी में भारत का हिस्सा शेयर 33% हुआ करता था। 11वीं सेंचुरी की बात मैं बता रहा हूँ। और एक समय आया जब 15वीं शताब्दी तक 15वीं सेंचुरी आते आते हमारा कंट्रीब्यूशन घट के तो भी 25% था। जब वर्ल्ड जीडीपी में हमारा शेयर 33% था, तो आज दुनिया के जो तमाम विकसित और बड़े देश कहे जाते हैं, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो या अन्य वेस्टर्न कंट्रीज हो, इनका उस समय कुल मिलाकर शेयर 11% हुआ करता था। लंबी गुलामी के कारण हमारा यश, धन, वैभव, कीर्ति सब कुछ लूट के ले गए और एक अनुमान के मुताबिक लगभग $45 ट्रिलियन भारत से लूट करके अंग्रेज ले गए थे। हमें उस स्वर्णिम भारत पर गर्व करना ही होगा और साथ ही ये संकल्प भी हमें लेना होगा कि भारत को फिर से उसी स्थान पर पहुंचाने का हम संकल्प लेते हैं। मैं जिक्र कर रहा था 11वीं और 15वीं शताब्दी का। मैंने बताया आपको कि $45 ट्रिलियन लूट के ले गए अंग्रेज यहाँ से। और जब देश आज़ाद हुआ हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के पुरुषार्थ से, उनके मेहनत से, तो 1950 में जो एक असेसमेंट किया गया, वर्ल्ड जीडीपी में घटकर हमारा कंट्रीब्यूशन महज 4% रह गया। पिछले 10-11 वर्षों में देश ने जो रफ्तार पकड़ी है, जहां 2014 में हम दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होते थे, आज हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और अभी 2023 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एक अध्ययन के अनुसार वर्ल्ड जीडीपी में भारत का कंट्रीब्यूशन 15% हो गया है। इतिहास ने फिर करवट बदली। मैं समझता हूं कि एनईपी, जिसका जिक्र अभी मेरे पूर्व किया गया, मैं उसमें समय लूँगा, मुझे लगता है ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन इस बात की मुझे प्रसन्नता है और मुझे गर्व है कि IUST ने उसे रियल ट्रू स्पिरिट में, इन लेटर एंड स्पिरिट, उसको अपने विश्वविद्यालय में लागू किया। अब 15% हमारे लिए संतोष का विषय नहीं है। विकसित भारत कब होगा? जब फिर से वर्ल्ड जीडीपी में हम 25% और 33% का योगदान दे सकेंगे और उसमें IUST और हमारी यूनिवर्सिटी की भूमिका बड़ी होगी। एक हाथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दूसरे हाथ में कल्चर और स्पिरिचुअलिटी, साइंस और संस्कार, दोनों के बैलेंस को लेकर के भारतवर्ष नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। कामयाबियों के शिखर हमने छुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, चाहे इनोवेशन हो, पेटेंट, रिसर्च, स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न। आज दुनिया के अग्रणी देशों में हम जाने जा रहे हैं। 1.57 लाख स्टार्टअप्स के साथ आज दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में भारत उभर करके आज आया है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसमें है, छोटे छोटे शहरों में बड़े इन्वेंशन के ड्रीम आज पैदा हो रहे हैं। कुल स्टार्टअप में से 51% Tier 2 और Tier 3 सिटीज से आ रहे हैं
और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं मानता हूँ, उसमें एक तथ्य छिपा हुआ है कि लगभग 49% स्टार्टअप्स हैं ऐसे जिनके बोर्ड पर कम से कम एक महिला डायरेक्टर जरूर है। ये हमारे लिए सबसे प्रसन्नता की है। पूरी दुनिया में नए पेटेंट के रजिस्ट्रेशन में आज भारत 6ठे स्थान पर है। पेटेंट रजिस्ट्रेशन में अगर हम तुलना करें 2014 और आज 2025 में, तो 17 टाइम्स ग्रोथ हुई है, 17 गुना वृद्धि हुई है। साइंस और टेक्नोलॉजी के डिफरेंट सेक्टर्स में ट्रेडमार्क फाइलिंग में हम दुनिया में आज 4थे स्थान पर खड़े हैं। इन उपलब्धियों ने यंग इनोवेटर्स, रिसर्चर्स, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर्स में निराशावादी भावना को पूरी तरह समाप्त किया है और भारत दुनिया के अनेक सेक्टर्स में आ रही चुनौतियों के लिए नया समाधान प्रस्तुत करने लगा है। इसके अलावा भारत के यंग साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स ने पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा से जो आज ख्याति अर्जित की है, उसने इस बात को साबित किया है कि हम सचमुच एक ऐसी गौरवशाली सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं जिसने हजारों वर्ष तक दुनिया को साइंस, मैथ, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन में नए इन्वेंशन प्रदान किए थे और आज हम फिर से वैसे भारत बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड को भी लीड करेगा, मार्गदर्शन करेगा। आज स्पिरिचुअल विजडम, नए विचारों के मार्गदर्शन, सांस्कृतिक सामंजस्य और शांति के लिए पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। इस अवसर का लाभ उठाकर जम्मू कश्मीर का नौजवान भी जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े, उस ध्येय के साथ युवा कनेक्ट एक सशक्त प्लेटफॉर्म हमें प्रदान करेगा। मैं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर का हर एक नौजवान विकसित भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण रोल, एक बड़ा रोल अदा करे ताकि राष्ट्र के सामने मौजूद चुनौतियों का समाधान जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर का नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्तुत कर सके, ताकि विकसित भारत में नई चेतना, नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास का जन्म हो। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम की रूपरेखा तय की थी तो उसके 4 प्रमुख उद्देश्य उन्होंने रखे थे: इंगेज, इनकरेज, इनेबल एंड इंस्पायर। यूथ इंगेजमेंट द्वारा लीडरशिप को प्रमोट करना, माई भारत पर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोत्साहित करना, डिबेट तथा संवाद के जरिए नेशनल लेवल पर हमारे नौजवानों को एक्सपोजर देना तथा अचीवर्स के साथ इंटरेक्शन द्वारा हमारे यूथ को फिर से प्रेरित करना। इन चारों उद्देश्यों की पूर्ति ये सुनिश्चित करेगी कि जम्मू कश्मीर का यूथ वर्तमान में उज्ज्वल भविष्य के निर्माण को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है। मैं फिर से एक बार IUST को इन चारों बिंदुओं पर काम करने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान अवसर की आकांक्षा कर रहा है। अनंत संभावनाओं से भरा जम्मू कश्मीर उन्हें हर संभव संसाधन और अवसर प्रदान करावे, इसकी कोशिश हो रही है। आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों को संपन्न, सुखी, शांत अवाम निर्मित करने का एक अवसर मिला है। आप सभी को पंचप्रण के संकल्प के साथ अवाम के सृजन की संभावना को भी जागृत करना होगा। इस विषय पर मैं आपसे कुछ साझा करना चाहूँगा। इनिशिएटिव, लीडरशिप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, परसिस्टेंस, इमेजिनेशन और फेल्योर से सीखने का साहस, ये ऐसे गुण हैं जो आप सभी को आवाम में परिवर्तन की ऊर्जा प्रदान कर सकेंगे। मेरी कामना है कि आप सभी साहस, इनिशिएटिव, लीडरशिप और परसिस्टेंस के साथ पंचप्रण के संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ें, विकसित भारत की यात्रा में अपना अमूल्य और महत्वपूर्ण योगदान दें। अपनी बात समाप्त करूं उसके पहले मैं देख रहा था एक नुक्कड़ नाटक हुआ। ये एक बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर में है। हम सब जानते हैं कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी ड्रग एडिक्शन एक चुनौती बनती जा रही है। पिछले वर्ष नवंबर-दिसंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के प्रशासकों से अनुरोध किया था यूनिवर्सिटीज़ में नशे के खिलाफ अवेयरनेस का कैंपेन चलना चाहिए और केवल यूनिवर्सिटी के भीतर नहीं,
यूनिवर्सिटी के बच्चे, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स, यूनिवर्सिटी के लीडर्स आसपास के इलाकों में भी इस अभियान का नेतृत्व करें, ऐसा मेरा आग्रह है, ऐसा मेरा निवेदन है। अभी ये जो अभियान है, जम्मू कश्मीर की हर एक यूनिवर्सिटी कैसे ड्रग फ्री हो, इसका संकल्प भी हमें आज लेना चाहिए। ड्रग फ्री कैंपस ही राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और मैं मानता हूं कि 3-4 प्रमुख स्टेप्स से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। एडमिशन लेवल पर ही हमें एंटी ड्रग ड्राइव और एंटी ड्रग प्लेज मुझे लगता है कि शुरू करनी चाहिए, यह वक्त आ गया है। एडमिशन के समय प्रत्येक स्टूडेंट को ड्रग से दूर रहने की शपथ दिलाएं हम। हर एक यूनिवर्सिटी में से नो टू ड्रग स्टूडेंट कमेटी बनाई जाए। फैकल्टी मेंबर्स के सुपरविजन में अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म क्या हम बना सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम भी तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये जो सोशल स्टिग्मा है उससे बच्चों पर मानसिक प्रभाव न पड़े। टेलीमानस जैसे हेल्पलाइन के जरिए अगर कोई शिकार हो गया है गलत ढंग से, तो उस ज़रूरतमंद तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। काउंसलिंग और सपोर्ट सिस्टम के अलावा ड्रग डी एडिक्शन से संबंधित कंटेंट को एकेडमिक करिकुलम में हम कैसे शामिल कर सकते हैं, अब ये विचार का समय आ गया है। मैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब से, उनकी पूरी टीम से अनुरोध करूंगा कि कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करने से मुझे लगता है इस लक्ष्य में हम यूनिवर्सिटी को तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं, आसपास के सोसाइटी मेंबर्स को भी इससे मुक्ति दिला सकते हैं। हम सब जानते हैं ड्रग एडिक्शन हमारे बेहतर भविष्य के राह में सबसे बड़ा खतरा है और इसे हम पूरी संवेदनशीलता से निपटें, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं एक बार पुनः युवा कनेक्ट प्रोग्राम के अवार्ड विनर्स को बधाई देता हूं और 12 अगस्त को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में आप सब बड़ी संख्या में शरीक हों, ऐसा मेरा निवेदन होगा। डीन एकेडमिक्स ने, वाइस चांसलर साहब ने, जो यूनिवर्सिटी ने 4 साल में अचीवमेंट या नए करिकुलम, नए इनिशिएटिव लिए हैं, उसके बारे में विस्तार से बताया है। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि सेमीकंडक्टर की लैब भी यूनिवर्सिटी में आने वाले समय में स्थापित हो। इसके लिए यही समय है, सही समय है। अब इस इनिशिएटिव की ओर आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।